अमेरिका एक ऐसा देश जो सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि ग्लोबल पावर कहलाता है। चाहे बात टेक्नोलॉजी की हो, बिजनेस की हो, साइंस की हो या मिलिट्री की हो, अमेरिका हर जगह अपनी मजबूत मौजूदगी रखता है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका इतना पावरफुल कंट्री बना कैसे? कैसे एक समय ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनी रहा ये देश दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर बन गया? क्या इसकी ताकत इसके हथियारों में छुपी है या इसके पीछे है जियोग्राफी, इनोवेशन, रिसोर्सेज और कुछ ऐसे फैसले जिसने अमेरिका को एक सुपर पावर बना दिया? आज के इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि आखिर क्यों पूरी दुनिया अमेरिका को एक ग्लोबल पावर मानती है। 250 years ago, this group of British colonies declared themselves the United States of America. The country would spread to become the USA we know today. 1492 एक एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस एशिया पहुंचने के लिए एक समुद्री रास्ता ढूंढने निकलते हैं, लेकिन वो एक ऐसे महाद्वीप पर पहुंच जाते हैं जहां पर अटलांटिक ओशन के आगे एक बड़ी खाली जमीन मिलती है। ये खबर यूरोप में तेजी से फैल जाती है और ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और नीदरलैंड जैसी कंट्री इस महाद्वीप पर कब्जा करके यहाँ के रिसोर्सेज का फायदा उठाना चाहते थे और अगले कुछ सालों में यूरोपियन लोग यहाँ पर आकर बसने लगे। धीरे धीरे कॉलोनीज बनने लगी और इसमें ब्रिटेन सबसे ज्यादा सफल रहता है। 17 और 18 सेंचुरी के बीच ब्रिटेन ने अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पर 13 कॉलोनीज स्थापित कर ली थी। ये कॉलोनीज आज के न्यूयॉर्क, वर्जीनिया जैसे शहरों में थी। शुरुआत में कॉलोनीज और ब्रिटेन के बीच संबंध अच्छे थे। कॉलोनीज को ब्रिटिश प्रोटेक्शन मिलती थी और ब्रिटेन को टैक्स और व्यापार मिलता था। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलने लगा। 1763 में 7 ईयर्स वॉर खत्म हो गई, जिसमें ब्रिटेन की जीत होती है, लेकिन विक्ट्री की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। इस कॉस्ट को पूरा करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉलोनीज पर नए नए टैक्स लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद शुगर एक्ट, स्टैंप एक्ट जैसे नए नए कानून लागू किए गए, जिससे कॉलोनीज में ब्रिटेन के खिलाफ नाराजगी बढ़ने लगी। उनका कहना था कि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो हम पर टैक्स क्यों लगाया जा रहा है, और इसी वजह से एक नया नारा जन्म लेता है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी बिना रिप्रेजेंटेटिव के कोई टैक्स नहीं। धीरे धीरे कॉलोनीज के लोगों का गुस्सा बढ़ता गया एंड 1773 में एक ऐसी घटना हुई जिसने ब्रिटेन और कॉलोनी के बीच के संबंध को खराब कर दिया। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। विरोध करने वाले लोगों ने ब्रिटिश शिप पर चाय के सैकड़ों बॉक्स को बोस्टन हार्बर में फेंक दिया। ब्रिटेन ने इसका जवाब सख्त कानून बना कर दिया और आखिरकार 1775 में लेक्सिंगटन और कॉन्कॉर्ड में पहली बड़ी आर्म क्लैशेस हुई और अमेरिका रिवोल्यूशनरी वॉर शुरू हो गया। एक तरफ था ब्रिटिश एम्पायर, जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री और नेवल पावर था। वॉर के बीच 4 जुलाई 1776 को एक ऐतिहासिक फैसला लिया जाता है। 13 कॉलोनीज ने मिलकर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जारी किया और ब्रिटेन से अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। इसी दिन कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को ऑफिशियली अडॉप्ट किया। इस इवेंट को अमेरिका के बर्थ का सबसे इम्पोर्टेंट माइलस्टोन में से एक माना जाता है। लेकिन आजादी का ऐलान करने के बाद भी वॉर कई सालों तक चलती है और अमेरिका को फ्रांस का सपोर्ट भी मिलने लगा और आखिरकार 1783 में ब्रिटेन ने हार मान ली और ट्रीटी ऑफ पेरिस पर सिग्नेचर कर दिया। एक नए कंट्री का जन्म हो चुका था, लेकिन उस समय अमेरिका आज जैसा पावरफुल नहीं था। बस 13 कॉलोनीज का एक देश था और अगले 250 सालों में यही देश एक सुपर पावर बन गया। आखिर कैसे? अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जो क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है। अमेरिका को नेचर ने एक ऐसी जियोग्राफिकल पोजीशन दी है जहां उसके दोनों तरफ मैसिव ओशंस है। ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन एक दूसरे के साथ वॉर में इन्वॉल्व थे, लेकिन अमेरिका अटलांटिक ओशन के दूसरी तरफ था, जिससे अमेरिका को अपने कॉन्टिनेंट पर डेवलप होने के लिए यूरोप के ट्रेडिशनल पावर से डिस्टेंस मिल गया। अमेरिका के पास लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज तो ऑलरेडी थे, लेकिन रिसोर्सेज अपने आप किसी कंट्री को पावरफुल नहीं बनाते हैं। 1860 तक अमेरिका इकोनॉमिकली एक्सपेंड कर रहा था, लेकिन कंट्री के अंदर एक फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट ग्रो कर रहा था, स्लेवरी। अमेरिका के नॉर्थ और साउथ की इकोनॉमीज और सोशल स्ट्रक्चर काफी अलग थे। नॉर्थ में मैन्युफैक्चरिंग, कॉमर्स और वेज लेबर का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा था। साउथ की इकोनॉमी हैवली प्लांटेशन, एग्रीकल्चर और इंस्लेव्ड लेबर पर डिपेंडेंट थी और जैसे जैसे अमेरिका नए नए टेरिटरीज एक्सपेंड कर रहा था, एक क्रिटिकल क्वेश्चन बार बार सामने आ रहा था, क्या नए स्टेट्स में स्लेवरी अलाउ होगी या नहीं। 1860 में अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट इलेक्टेड हुए। लिंकन स्लेवरी के एक्सपेंशन का विरोध करते थे। दिसंबर 1860 में साउथ कैरोलिना ने यूनियन
से अलग होने का डिसीजन लिया और कुछ साउथर्न स्टेट भी उसके साथ आ गए। एंड अप्रैल 1860 में फोर्ट सुम्पटर पर अटैक के बाद सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। वॉर नियरली 4 साल तक चला और अमेरिकन हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट बन गया। लेकिन वॉर का टर्निंग पॉइंट सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं था। 1863 में इब्राहम लिंकन ने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जारी किया, जिसमें रेबेलियस एरिया के स्लेव्स को फ्री डिक्लेयर कर दिया गया और 1865 में सिविल वॉर यूनियन विक्ट्री के साथ एंड होता है। सिविल वॉर के बाद अमेरिका की इकोनॉमी और इंडस्ट्री रैपिडली ग्रो कर रही थी, लेकिन अमेरिका अब सिर्फ अपने इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहा था, वो दुनिया के अफेयर्स में भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू कर रहा था। लेकिन अमेरिका के ग्लोबल राइज का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट अभी आना बाकी था। 1890s में क्यूबा स्पेन के कॉलोनियल रूल्स के अगेंस्ट इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहा था। क्यूबा में इंस्टेबिलिटी के साथ अमेरिका के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व थे। 1 मई 1898 को मानिला बे में यूएस नेवी ने स्पेन स्प्लिट को डिफीट कर दिया और स्पेन ने पोर्टो रिको, गुआम और फिलीपींस पर अपना कंट्रोल यूनाइटेड स्टेट को दे दिया और 1898 में हवाई भी यूएस का टेरिटरी बन गया। स्पेनिश अमेरिका वॉर के बाद अमेरिका का इन्फ्लुएंस कैरेबियन से लेकर पैसिफिक तक एक्सपेंड हो गया। वॉर की विक्ट्री ने यूनाइटेड स्टेट को फॉर्मल कॉलोनी से इंपीरियल पावर बना दिया। 19th और 20th सेंचुरी के शुरुआत तक अमेरिका के पास पॉपुलेशन, ह्यूज टेरिटरीज, स्ट्रेटेजिक लोकेशन और मिलिट्री पोटेंशियल मौजूद थे। अमेरिका अब सिर्फ एक पावरफुल कंट्री नहीं था, बल्कि वर्ल्ड स्टेज पर एक मेजर पावर बन चुका था। 1914 में यूरोप में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो चुका था, लेकिन अमेरिका इनिशियली न्यूट्रल रहता है। पर 1917 तक जर्मनी ने अनरिस्ट्रिक्ट सबमरीन वॉरफेयर दोबारा शुरू कर दिया, जिसमें जर्मन सबमरीन यू बोट्स पैसेंजर शिप को टारगेट कर रही थी। कई अमेरिकन शिप्स पर यू बोट्स ने टोरपीडो से हमला किया, जिसमें कई अमेरिकन सिटीजन मारे जाते हैं। इसी वजह से 2 अप्रैल 1970 को प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन के सामने जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करने की रिक्वेस्ट करते हैं और 6 अप्रैल 1970 को अमेरिका ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल हो गया। 1918 में वुड्रो विल्सन ने अपने 14 पॉइंट को प्रेजेंट किया, जिसमें एक नए इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया भी इंक्लूड था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अमेरिका की इकोनॉमी पावरफुल थी, लेकिन 1929 में एक ऐसा इकोनॉमिक क्राइसिस आया जिसने अमेरिका को डीपली इफेक्ट किया। 1920 में अमेरिका में जो वाइड स्पीड प्रॉस्पेरिटी थी, वो अक्टूबर 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश के साथ खत्म हो गई और 1929 में ही ग्रेट डिप्रेशन शुरू हो गया और 10 वीक्स के अंदर ही न्यूयॉर्क के स्टॉक की वैल्यू 50% तक गिर गई। अर्ली 1930s में स्टॉक प्राइसेस गिरते रहे, बिजनेस फेल हुए और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया और 1932 तक हर 4 वर्कर्स में से एक अनएम्प्लॉयमेंट था। लेकिन डिप्रेशन सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं था, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस बन गया। यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया, लेकिन यूनाइटेड स्टेट वॉर में डायरेक्टली एंटर नहीं करता है। लेकिन 7 दिसंबर 1941 की सुबह जापानीज बॉम्बर ने हवाई में यूएस मिलिट्री फोर्सेस पर सरप्राइज अटैक कर दिया, जिसमें 188 प्लेन्स, 8 बैटल शिप्स, 3 लाइट क्रूजर और 4 अदर वेजल्स डैमेज्ड हुए और जापान के 100 से कम पर्सनेल, 29 एयरक्राफ्ट्स और 5 सबमरीन डैमेज्ड हुए। हमले के अगले दिन ही प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन के सामने वॉर डिक्लेरेशन की रिक्वेस्ट की। कांग्रेस ने डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अप्रूव कर दिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर हो गया। दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में अमेरिका के पास वॉर इक्विपमेंट बनाने के लिए सबसे बड़े रिसोर्सेज थे, जिसके थ्रू बड़े पैमाने पर वेपन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाया जा सकता था और शायद इसीलिए अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 2 में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर बनने में मदद की और इसी के साथ 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि अमेरिका अपनी जर्नी कैसे शुरुआत की और एक ग्लोबल पावर की तरफ कैसे बढ़ रहा था। पार्ट 2 में हम जानेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका ने ग्लोबल सिस्टम को कैसे शेप किया और कैसे एक सुपर पावर बन गया। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।